find equilibrium point, that is equilibrium price and quantity. तो इसके लिए ना बेटा दो कंडीशंस हमारे पास होते हैं, इसके लिए दो कंडीशंस होगा। कहता है पहला MR इज इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट के, और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो क्या हमने बोल दिया कि MR बराबर क्या हो, MC हो, और MC कट्स MR फ्रॉम क्या हो जाएगा बेटा, बिलो हो जाएगा। कहता है ये जो कंडीशन 1 है, ये जो हमारा कंडीशन 1 है और ये जो हमारा कंडीशन 2 है, तो कंडीशन 1 हमारा जरूरी है मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक के लिए, और ये जो कंडीशन 2 है तो इसमें 1 और 2 दोनों कंफर्म होना चाहिए, तब जाके किसका बात बनेगा बेटा, परफेक्ट कंपटीशन का। तो अब यहां पर देखिए हमने ओलिगोपोली के बारे में लिखा नहीं है, तो ओलिगोपोली को क्यों नहीं लिखा है ना, वो भी हम यहां पर ग्राफ के माध्यम से समझ लेंगे कि क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पहला हमारा कंडीशन क्या होता है बेटा, कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और फिर हमने क्या बोला कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, कहां से, नीचे से, या इसी को किताबी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो जब इंक्रीज हो रहा होगा तब वो किसको काटेगा, मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो अब इस केस में जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो कैसे उसको फाइंड आउट करें, तो कहता है ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 ग्राफ बना के आपको देखना है, क्योंकि 4 तरीके के मार्केट की बात करी थी ना हमने, तो ग्राफ भी कितने बन जाएंगे हमारे, 4 ही बनेंगे, जिसमें 3 तो हमारे काम का होगा, चौथे पे ये निकलेगा नहीं। तो चलिए जरा करके ही एक बार देख लिया जाए। पहले ये 3 का काम कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला कौन सा है मोनोपोली ने बेटा, AR MR। दूसरा हमारा मोनोपोलिस्टिक AR MR। और तीसरा हमारा परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि ऊपर में तो 3 ही कंडीशन की बात करी है ना हमने। तो ये हो गया AR MR, यहां भी AR MR, और यहां पर AR और MR दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर अब यहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो अब हमने क्या बोला बेटा कंडीशन में कि मार्जिनल कॉस्ट का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर नहीं होगा हम इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर पाएंगे क्या। तो ये हमने यहां से बना लिया मार्जिनल कॉस्ट, यहां पर भी ये हमने बना लिया मार्जिनल कॉस्ट, और यहां पर भी ये हमने बना लिया मार्जिनल कॉस्ट। हो सकता है अगर हम पहले फिगर के अनुसार देखें तो यहां पर MR और MC कहां पर बराबर है बेटा, इस पॉइंट पे बराबर है। तो क्या यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। और यहां से एक्स एक्सिस पर मिला देते हैं तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा, ये नहीं होगा बेटा। और इसी लाइन को ऊपर जहां पर AR को टच करेगा तो AR ही हमारा क्या होता है बेटा, प्राइस होता है, ये नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों निकल जाएगा, ये नहीं निकल जाएगा। ओके, तो ये किसकी कहानी थी,
मोनोपोली की। किसकी कहानी? मोनोपोली। लेकिन अगर हम मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, इस पॉइंट पे एमआर और एमसी बराबर है या नहीं है? अब अगर इस पॉइंट पे एमआर और एमसी बराबर है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यही होगा, ये नहीं होगा? अब यहां से जहां पर एक्स एक्सिस पर मिला दो, क्या बन जाएगा बेटा? क्वांटिटी। और जहां पर एआर को टच कर रहा होगा वहां से क्या मिल जाएगा हमें? प्राइस मिल जाएगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रही। पहले में भी कंडीशन 1 फुलफिल हो गया तो काम चल गया, दूसरे में भी कंडीशन 1 फुलफिल हो गया तो काम चल गया। अगर हम थर्ड ग्राफ के अंतर्गत देखें, थर्ड ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, तो थर्ड ग्राफ के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? कि देखो, यहां भी हमारा बराबर एमसी, यहां भी हमारा बराबर एमसी, तो इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम और ये भी इक्विलिब्रियम। बेटा ये हिंदी सिनेमा थोड़ी ना है कि जुर्मा हो जाएगा, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप। ऐसा कहानी तो यहां पे नहीं बन सकता ना। एक ही फॉर्म के दो जगह इक्विलिब्रियम कैसे हो सकते हैं? तो मतलब कंडीशन 1 से स्थिति का पता चला नहीं, तो कहां पर जाना पड़ेगा बेटा? फिर कंडीशन 2 के ऊपर। अगर कंडीशन 1 से हमारा काम नहीं चला तो कहां पे जाना पड़ेगा? कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में कहता है कि एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। बेटा यहां पर ऊपर से ना आ रहा है, जब ऊपर से आ रहा है तो क्या यहां पर इक्विलिब्रियम होगा? और यहां से नीचे से इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो यही हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगा ही नहीं, और ये हमारा प्राइस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो इसलिए जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत दोनों ही कंडीशन का होना जरूरी है। जब तक दोनों कंडीशन नहीं होगा काम हमारा नहीं चलेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत दोनों ही बातों का होना अनिवार्य है। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत दोनों ही बातों का होना अनिवार्य है। तो ये दो बातें हमारी यहां पर बन जाएंगी बेटा। ये दो बातें हम लोग यहां पर देख लेंगे। पहला क्या? एमआर बराबर एमसी, और दूसरा एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। एमआर बराबर एमसी और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, ये दोनों कहानी हमारी यहां पर बन जाती। इससे हमने इक्विलिब्रियम निकाला। अब देखते हैं ओलिगोपॉली, क्योंकि ओलिगोपॉली में हमारा कभी भी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट हो ही नहीं सकता। कैसे? तो पहले ये तीनों ग्राफ बना लिया आप लोगों ने, तो बताओ आगे बढ़े। देखते जरा एक बार ओलिगोपॉली के अंतर्गत। एक्स वाई, ए आर, क्योंकि लिखाया था ना बेटा किंग शेप का होता है, अपर पोर्शन मोर इलास्टिक, लोअर पोर्शन। और ये अब हमारा बन गया ए आर। तो ये हो गया एम आर। अब देखो बेटा यहां पर गौर से, इस बीच में डिसजॉइंट सेगमेंट है या नहीं है? अब सर ये ए आर और एम आर में मतलब एम आर में डिसजॉइंट सेगमेंट क्यों हुआ? तो बेटा एक वो बताओ, जब हमने टी आर, ए आर और एम आर का रिलेशन बताया था, तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जब ए आर गिरता है और एम आर गिरता है तो ए आर की स्पीड कम होती है और एम आर की क्या होती है? तेजी से गिरती है। नहीं, शेड्यूल में हमने यही बात आपको समझाई थी फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत, जहां पर ए आर और टी आर और एम आर का रिलेशन बताया, तो उसमें बताया था ना कि ए आर गिरता है तो धीरे धीरे, लेकिन एम आर तेजी से। एम आर 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, लेकिन ए आर 3 से 2.8 हुआ था, 2.8 से 2.5 हुआ था। याद है कुछ या भुला गए? जत पतंग तत् गुरुवे समर्पितंग, नहीं ना भुलाए हो?
तो ये जो हम लोग यहां पर रिलेशन देख रहे थे, तो मतलब तेजी से गिरेगा। तो बेटा एक वो बताओ, 100 के स्पीड में तुम बाइक चला रहे हो, है कि नहीं, और फिर अचानक से तुम्हें सनी देओल याद आ जाए, एक मोड़ आया मैं अथे गड्डी छोड़ आया, तो वहां पर अगर अचानक से ब्रेक मारोगे तो क्या होगा? हम दिल दे चुके सनम, है कि नहीं? आप बाइक को छोड़ना नहीं चाहेंगे और बाइक बोलेगा हम तेरे साथ रहेंगे नहीं। टूटोगे या नहीं टूटोगे? तो जब एआर डिक्रीज करता है शुरुआत में, तो एमआर उसी के सापेक्ष में डिक्रीज हो रहा था, और अचानक से एआर मूव कर गया, तो मूव किया तो एमआर उस गति को पाने के लिए उससे तेजी से मूव करेगा ही नहीं करेगा। तो जिस कारण से बीच में एक क्या बन जाती है, गैप बन जाती है, जिसको कहते हैं डिसज्वाइंट सेगमेंट, कि वो हिस्सा जहां पर दोनों विघटित हो गया है, टूट गया है, एक दूसरे से संपर्क नहीं रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, डिसज्वाइंट सेगमेंट। अब अगर इस डिसज्वाइंट सेगमेंट में से कितना भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकल जाए, क्या दोनों बराबर हो पाएगा, एमआर और एमसी? जब इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो बराबर कहां से? तो इस कारण से ये चूंकि एमआर और एमसी बराबर नहीं हो सकता, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे क्या? नहीं। इसलिए जो ओलिगोपोली मार्केट होता है, तो ओलिगोपोली के अंतर्गत प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वहां पर लिखवाया था ना प्राइस रिजिडिटी। क्या लिखवाया था? प्राइस रिजिडिटी। तो लिख लीजिएगा बेटा कि एआर कर्व इज किंग्ड इन शेप ये दिया गया था बेटा प्रोफेसर सुईजी के द्वारा, इसलिए इसको कहते हैं सुईजी मॉडल। किसके द्वारा दिया गया था? कि अगर कोई भी पूछेगा कि बताओ एआर किंग शेप का होता है, किसने बताया? प्रोफेसर सुईजी। बट उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन्ड किया गया बेटा, एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर चेम्बरलेन। और इन्होंने कहा राइवल फर्म फॉलो प्राइस डिक्रीज but rival firm does not follow price increase. Rival firm follow price decrease but rival firm does not follow price. आपके साथ वाले जितने फर्म हैं, अगर आप फर्म के प्राइस को, प्रोडक्ट की प्राइस को कम करोगे, तो बाकी सब भी क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट के प्राइस को कम करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो बाकी भी प्राइस को बढ़ा दे। ओके, तो इस कारण से जो है यहां पर यह बात होती है, क्योंकि एस्टिमेटेड और एक्चुअल में क्या होगा, अंतर होगा ही नहीं होगा। भाई एस्टिमेटेड तो आप लोग भी देखते हैं, आंखें आप बंद करते तो सीए फाउंडेशन में 370 से कम देखते ही नहीं है कि नहीं? 390 भी देख लेते हैं, कभी कभी लगता है कि 400 में 400, क्या बात है, ज्यादा भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये एस्टिमेटेड है। एक्चुअल का पता चलता है जिस दिन एग्जाम होता है। ये भगवान बस इस पेपर में बचा लेना, एग्रीगेट लगता है 200 हो जाएगा। तो एस्टिमेटेड और एक्चुअल में कहीं ना कहीं अंतर होगा, ये नहीं होगा। उसी कारण से ये हमारा क्या होता है बेटा, डिसजॉइंट सेगमेंट होता है, और हम प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे। ओके, तो प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन होगा कैसे, किस किस तरीके से देखेंगे, तो वही छोटी सी बातें अब हमें करनी है, ज्यादा मैं आपको परेशान करने वाला हूं नहीं। तो लिखिए बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट
अब इसमें ना बेटा दो तरीके की बात देखेंगे। एक आएगा हमारा टोटल अप्रोच और एक आएगा हमारा बेटा मार्जिनल अप्रोच। क्योंकि भाई अभी जो हमने एमआर और एमसी की बात करी है इसके बेसिस पे भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। एक हमारा क्या होगा टोटल अप्रोच और एक हमारा क्या होगा। अच्छा बेटा एक वो बताओ, प्रॉफिट बराबर होता क्या है? पाई से डिनोट किया था ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब अगर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है तो कैसे निकालेंगे इससे? तो चलिए पहले टोटल अप्रोच का काम कर लेते हैं और ग्राफ बना लेंगे ना तो अपने आप सारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, ग्राफ से ही समझने की कोशिश करेंगे और आज की पूरी क्लास अब ग्राफ के बेसिस पर ही जाएगी। तो अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो टोटल अप्रोच क्या कहता है जरा देखिएगा। छोटे छोटे दो ग्राफ बना लेते हैं। चलिए जी, टीआर और टीसी का होना जरूरी है ना बेटा? क्या नाम दो? क्या नाम दे दूं? ये कुछ ज्यादा लंबा हो गया, थोड़ा छोटू कर लेते हैं। टीआर। अब टीसी का भी होना जरूरी है। टीसी टीसी पहले देख लो फिर टेपना बेटा। ये जो पोर्शन है बेटा यहां पर टीआर बराबर क्या हो गया? ये जो पोर्शन है यहां पर भी क्या हो गया? टीआर बराबर। तो मतलब ये जो पॉइंट है हमारा यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना? 0। अगर टीआर बराबर टीसी हो गया तो प्रॉफिट कितना? और यहां पर भी टीआर और टीसी क्या हो गया तो प्रॉफिट कितना? उसी तरीके से इस केस में भी यहां पर प्रॉफिट कितना और यहां पर प्रॉफिट कितना? 0। तो जहां पर टीआर और टीसी बराबर होगा वहां पर प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? तो पाई 0 लिखने से कोई ऐतराज? पाई 0 लिखने से कोई ऐतराज? बोले रुक जा बेटा पहले देख ले उसके बाद लिखना। अब है कि जैसे जैसे टीआर और टीसी का गैप बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? भाई टीआर 10 है और कॉस्ट 8 हो गया तो प्रॉफिट कितना? 2 रुपया। टीआर 12 हो गया, टीसी 9 हो गया, प्रॉफिट कितना? टीआर 15 हो गया, प्रॉफिट कॉस्ट 11 हो गया, प्रॉफिट कितना? 4। तो जैसे जैसे दोनों का गैप बढ़ता जाएगा प्रॉफिट भी क्या होता जाएगा? और एक ना एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर इसका गैप सबसे ज्यादा, टीआर और टीसी का गैप क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो जैसे यहां पर देखिए ये जो एक स्थिति दिख रही है ना इसमें नहीं लग रहा है कि टीआर और टीसी के बीच में सबसे ज्यादा गैप है? तो इस जगह पर हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा ही नहीं। तो इसी को समझने के लिए क्या करते देखो यहां पर चूंकि प्रॉफिट 0 यहां पर फिर से प्रॉफिट कितना? तो हमने ये दिखाया कि देखो धीरे धीरे गैप बढ़ रहा है ना
तो हमने इसको अपवार्ड ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया कि देखो प्रॉफिट हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम, और फिर यहां से प्रॉफिट हमारा क्या होना शुरू हो गया बेटा, गिरना शुरू हो गया, और फिर जहां पर गैप खत्म वहां पर क्या हो गया, तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम शो कर रहा ही नहीं। तो इसमें पूछेगा क्या, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बताओ ये कितने कॉमोडिटी के सोल्ड पे या प्रोडक्शन पे जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो क्वांटिटी निकालना है ना। तो अगर यही लाइन जहां पर नीचे टच कर रहा होगा, क्या वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर दिया होगा? भाई हमने टीआर निकाल लिया, हमने एक कॉलम में टीसी निकाल लिया, तो उस एक कॉलम हमने प्रॉफिट का बना लिया। जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम देखेगा उसके सामने हम लोग क्वांटिटी नहीं देख सकते हैं, तो जो क्वांटिटी आएगा वहीं पर हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आपको बस इतना ही देखना है, टीआर का कॉलम, टीसी का कॉलम, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, प्रॉफिट किस जगह पे मैक्सिमम है उसके सामने क्या क्वांटिटी है, वही हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन एक ना बराबर बराबर पूछता रहता है कि बताइए किस पर प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होगा, किस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रॉफिट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। तो वो आउटपुट तो ऐसे ही निकलेगा ना, जब तक टीआर और टीसी नहीं निकालेंगे तो क्या हम निकाल लेंगे प्रॉफिट, नहीं। और जब प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो क्वांटिटी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। सर यहां पर टोटल कॉस्ट जो है नागिन डांस करता हुआ गया, क्योंकि हमने टोटल कॉस्ट वाले कंसेप्ट में बताया था ना, स्ट्रेट लाइन भी जा सकता है अगर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो, और वेरिएबल रेट से भी जा सकता है अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता जा रहा होगा। तो रिश्ता वही, सोच नहीं, बस या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर वेरिएबल रेट से। तो यहां पर भी वही बात हो गई, प्रॉफिट जीरो प्रॉफिट जीरो, जहां पर दोनों का गैप क्या होगा, मैक्सिमम, वहीं से क्या निकल जाएगा बेटा हमारा, पाई मैक्स निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, प्रॉफिट क्या हो गया, मैक्सिमम। और ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। यही तो है टोटल अप्रोच, और कुछ बात कहां है, ठीक है। बना लीजिए ग्राफ। तो जब भी टोटल अप्रोच निकालेंगे तो टोटल अप्रोच में मेन फोकस किसके ऊपर करना होगा बेटा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। किसको देखना होगा, टोटल रेवेन्यू कर लोगे, बोलो बच्चों। पर मजा यहां भी नहीं आएगा। सर जी पाई लाइन क्यू लाइन के टच नहीं करता है क्या, कौन सा पाई लाइन है रे, ए बुर्बक, अभी अभी ने समझाया। ये जो पाई मैक्स लिखा वो तो दिखाने के लिए कि देखो पहले प्रॉफिट जीरो था, गैप धीरे धीरे बढ़ता गया, यहाँ पे हाईएस्ट हो गया, फिर गैप कम होते गए। क्यों नहीं टच किया, यहाँ पे क्वांटिटी तो तभी निकलेगा ना जब हम एक्स एक्सिस को टच करेंगे, तभी तो क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो पाएगा। ओके, पर इसमें मजा नहीं आता। मजे की बात करेंगे अब, जहां पे ज्यादा नहीं 12-14 ग्राफ बना के देखना है, ओनली ओनली। हो गया हो तो बताए, आगे बढ़े। अब हमारे पास, सबने नोट कर लिया ना, ऐसा ना कि ना नोट किया हो, कर लिया भाई पीछे। अब है हमारे पास बेटा मार्जिनल अप्रोच। अब यहां पर
हम दो तरीके की बात करेंगे। जी मालिक, मार्केट ही पढ़ा रहा हूं और ये हमारी वॉल्यूम 1 की आज लास्ट क्लास है। बहुत जल्दी याद आया चिराग भाई। कुछ दिन और 10 दिन लेट करता तो खत्म ही कर दिया होता मैंने सिलेबस। चलिए, हाँ भाई, संडे को क्यों नहीं आए थे? तुम लोगों ने हमारा समय बर्बाद किया है और इसका जुर्माना तुम लोगों को लगेगा। नहीं दीदी, आप आई थी, लेट आई थी पर आई थी। अच्छा, ऑनलाइन 5 बच्चों में तुम भी थे? रोड के उस पार होकर के तब 9:30 बजे मैसेज करता है कि सर थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। जब क्लास कैंसिल कर दिया तब मैसेज कर रहा है कि सर लेट हो गया हूँ। हाँ तो वो कब? जब मैंने कैंसिल का नोटिफिकेशन दिया तब। बरोबर कहीं, वो तो मैसेज लिख के भेजा था। नहीं देखो भाई, अगर संडे को क्लास रखता हूं तो मैं भी अपने लेजर टाइम को सेक्रीफाइस करके तब काम पे आता हूं। संडे हमारा भी लेजर टाइम होता है। आपको बताया था ना, वर्क लेजर रेशियो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। तो अगर कोई भी अपने लेजर टाइम को सेक्रीफाइस करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और आप लोग अपने एजुकेशन को सेक्रीफाइस करके लेजर को प्रीफर कर रही है तो गलत बात है ना भाई। अगर उस दिन आए होते तो कम से कम 1.5 यूनिट हमारा मार्केट, मनी मार्केट का हो जाता। 1.5 यूनिट होता। मैंने उस अनुसार से टाइम रखा था। तो ऐसे गलती ना करे भाई। मई में पेपर है, फिर ऐसा आप लोग करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब संडे को क्लास ही नहीं रखूंगा। यही मैंने बोल के गया हूँ यहाँ से कि रखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो भाई जब आपको नहीं मतलब तो हमें कौन सा मतलब। ज्यादा ज्यादा यही होगा, 14 के बदले 20 जाएगा, हमें कौन सा ऐतराज है। इसलिए जो टॉपिक डिले होता मैंने उसको यूट्यूब पे डाल दिया। खत्म कहानी। अब देखो तुम, जिम्मेदारी तुम्हारी है। बेटा मैंने एक बात बताई थी, वक्त को जिसने नहीं समझा मिटना पड़ा है, वक्त बच गया तलवार से जो उसे फूलों से कटना पड़ा है। आज आप वक्त को नहीं समझ रहे हो, एक समय आएगा वक्त आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। एक वो बताओ, मेरा जो पढ़ाने का समय है उस टाइम में मैं आराम से जाके घर पे सो रहा हूँ। क्लास का टाइम हो जाए तब उसके बाद सो के उठूं और आराम से 40 मिनट 45 मिनट क्लास में लेट आऊं। क्या हमारी वो वैल्यू रहेगी जो अभी है? क्या हमें बच्चे उतनी वैल्यू देंगे? नहीं देंगे। आपका मई में पेपर है, मैं आपका जो है 8 मई को कोर्स खत्म करूं, क्या हमारी इज्जत आपके नजर में उतनी रहेगी? भाई आप सभी देख रहे हो कि मैं कितनी तेजी से उस तरफ जा रहा हूं कि ताकि अपना सही समय पे सारा काम कर सकूं। तो बेटा देखो, टाइम की वैल्यूशन आपको भी देनी पड़ेगी। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, ठीक है, तब तक कोई भी काम सही से नहीं होगा, ये गारंटी है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भी, एक वो बताओ, मैं तो पढ़ा ही दे रहा हूं यहां, जरूरी है मुझे रिवीजन का वीडियो डालना? नहीं। सुबह सुबह उठ के सारा डाउनलोड करके फिर उसको सारा कुछ करके तब मुझे अपलोड करना पड़ रहा है। क्यों करूं भाई? मैंने तो पढ़ा दिया। मैं भी तो ये बात बोल सकता हूं ना कि मैंने पढ़ा दिया, बात खत्म। तो थोड़ा सा आप लोग इन चीजों को देखें और जितना समय बचा है ना उसका सदुपयोग कर लें। 1 महीने अगर सही से नहीं सोओगे और नहीं खाओ पियोगे तो खत्म नहीं हो जाओगे। लेकिन अगर इस 1 महीने का सेक्रीफाइस कर रहे हो ना बेटा, तो एक लेवल पार करके सीए इंटर में चले जाओगे। कितना अंतर है दोनों में देख लो। आप फाउंडेशन में ही हैं या इंटर में हैं, दोनों का अंतर बहुत ज्यादा है या नहीं है? अपनी कैरियर के पास नजदीक एक और सीढ़ी चढ़ गए हम लोग और एक ही जगह पे उछल कूद कर रहे हैं। अंतर नहीं है दोनों में। इसलिए थोड़ा सा इस बात को समझो। आप ही लोगों के लिए कारण रिवीजन का वीडियो डाला जा रहा है ताकि देख सको, उसको रिवाइज कर सको। क्योंकि होता है बहुत सारी चीजें कि यहाँ पे मान लो पढ़ लिया, समझ में आ गया, घर जाके पता चलता है यार समझ नहीं आ रहा है। हमने वीडियो देखा, कम से कम पूछ तो सकते हैं ना उसके बेसिस पर, काम तो कर सकते हैं ना उसके बेसिस पर।
तो इसलिए थोड़ा सा बेटा अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीजों का। एक तो क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन करो। तो ये जो हम लोग मार्जिनल अप्रोच देख रहे हैं ना बेटा, दो तरीके से बात करेंगे। एक आएगा इसमें शॉर्ट रन, और एक कौन सा आएगा बेटा, लॉन्ग रन। बेटा शॉर्ट रन के बारे में कोई बता सकते हो मुझे? शॉर्ट रन में कितने टाइम पीरियड की बात होती है, बताओ? कौन कौन बोला 1 साल से कम? गुर्दा लाल कर देंगे दोनों का। कब लिखवाया मैंने 1 साल से या 6 महीने से? मैंने लिखा था जहां पर कुछ फैक्टर फिक्स हो, कुछ वेरिएबल हो, वो शॉर्ट रन। जहां पे सारे फैक्टर सेम प्रोपोर्शन में वेरिएबल हो, वो लॉन्ग रन। कहां पर है थे भाई? कॉस्टवा में, प्रोडक्शन में लिखाए थे ना, प्रोडक्शन फंक्शन में कि वेयर सम एटलीस्ट वन फैक्टर विल बी फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल इज नोन एज शॉर्ट रन, वेयर ऑल एफओपी आर वेरिएबल इन सेम प्रोपोर्शन इज नोन एज लॉन्ग रन। टाइम में मेजर नहीं होता, ठीक है ना बेटा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या नेचर है, उसके बेसिस पर ना बात करते हैं हम लोग। गलत बात है ये। तो दो बातें, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन में क्या होता है और लॉन्ग रन में क्या होता है, तो चलिए जरा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो मार्केट है बेटा वो है मोनोपोली। सबसे पहला कौन सा है? मोनोपोली। अगर मोनोपोली की बात करें तो सबसे पहला जो शॉर्ट रन में आएगा वो आएगा बेटा एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या आएगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसी को कहते हैं बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिख लीजिएगा, TR ग्रेटर देन TC। हाँ बेटा वही तो बात है, एटलीस्ट बोल दो या 1 बोल दो, सेम ही है चीज। एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट ऑप्शन जैसा कहेगा उस अनुसार कर लें। पहला क्या हो गया बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरा है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इसी को कहते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट, अर्थात नो प्रॉफिट नो लॉस, TR इक्वल टू TC। तीसरा आएगा बेटा, देखो ऐसे तो मोनोपोली को लॉस हो नहीं सकता क्योंकि प्राइस डिफरेंशिएशन की बात होती है। भाई अलग अलग लोगों से अलग अलग हम चार्ज कर सकते हैं, अलग अलग प्राइस की बात कर सकते हैं, तो इसका मतलब नुकसान की तो कोई संभावना है नहीं हमारी वहां पर। लेकिन फिर भी समझने के लिए लिख लेते हैं बेटा लॉस, ठीक है? लॉस होता नहीं है लेकिन फिर भी हम समझने के लिए क्या लिख देते हैं? लॉस। लॉस का मतलब हो गया TR लेस देन TC। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, होता नहीं पर समझने के लिए, ठीक है ना? लॉस होता नहीं है बट समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं। बेटा आपको मैंने पिछली क्लास में चारों मार्केट का डिफरेंस एक साथ लिखवाया था, फीचर्स एक साथ लिखवाया था। उसमें देखिए लॉन्ग रन में प्रॉफिट हमने लिखा था मोनोपोली में एबनॉर्मल, बाकी दोनों में नॉर्मल, और एक में तो कोनो काम ही नहीं होता। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा ही नहीं होगा लॉन्ग रन में? बोलो, कर सकते हैं? तो ये किसकी कहानी है? तो 3 1 4 ग्राफ तो यहां पर बन जाएंगे, जितना शब्द उतने ग्राफ, बस इतना याद रखना। ओके, अब आ जाते हैं बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर से वही दोनों बातें, शॉर्ट रन और, तो SR और LR लिख दो तो समझ जाओगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में सबसे पहला एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल क्या बताया इसमें, TR ग्रेटर देन। दूसरा हमारा आगे बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आ गया, इसी को हमने क्या बोल दिया, ब्रेक इवन पॉइंट, TR इक्वल टू TC। तीसरा आ गया बेटा हमारे पास लॉस, TR लेस देन TC। और चौथा आ गया बेटा एब नॉर्मल लॉस या शट डाउन पॉइंट या मैक्सिमम लॉस। इसका मैं अलग अलग केस बता के दिखाऊंगा कैसे होता है। इसमें होता है बेटा TR लेस देन TC। सर ये तो आपने लॉस में भी लिखा है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि भाई हमारा मैक्सिमम लॉस है, ये शट डाउन पॉइंट है। तो लिखेंगे TR इक्वल टू TVC। कंडीशन में और क्या जुड़ जाएगा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा एक बार बता सकते हो मैंने क्या सोच करके मोनोपोली में लॉस लिखा है, क्योंकि हमने पहले बोला मोनोपोली में लॉस होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लॉस लिखा है। बेटा एक बता, इंडियन रेलवे किसके अंतर्गत है, क्या रेलवे लॉस में नहीं जाता। तो नॉर्मली होता नहीं पर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसलिए हमने ऐसा माना है। ठीक है, एक्चुअल में मोनोपोली है जब मेरी मर्जी में जिससे जो प्राइस चार्ज करूं तो नुकसान कहां से, लेकिन फिर भी हो सकता है या नहीं हो सकता, इसलिए लिखा है हमने। ओके, तो इसलिए मैंने लिखा होता नहीं है पर हो सकता है, समझने के लिए कर लेते हैं। लॉन्ग रन में क्या बोला था बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट होता है या नहीं होता, ये किसका था बेटा, मोनोपोलिस्टिक। तो ज्यादा नहीं, 5 ग्राफ है इसमें, तो 5 और 4 एज इट इज परफेक्ट कंपटीशन में भी ये बातें हो जाएंगी। तो आप लोग अलग से ये पांचों लिख लीजिए, मैं तो बस स्लैश लिख करके लिख दूंगा परफेक्ट कंपटीशन। टाइम बचाओ, 9 5 14। तुम लोगों को अलग में लिखना है, तुम लोग मत लिख देना स्लैश परफेक्ट कंपटीशन। पता चलेगा किसी ने रजिस्टर देखा तो बोलेगा तेरा मास्टर पागल हो गया, मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन एक कैसे हो सकता है।
हो गया? बोलो बोलो। ओके ओके। कल लॉग होती है सुबह में? वो तो आज मैथ्स वाले सर छुट्टी पे हैं इसलिए मैंने क्लास रखी ना बेटा। वो अभी बस 9 से 11 आए हैं और क्लास लेके चले जाएंगे। चलो हो गया बेटा? पर फील फिर भी नहीं आएगा। चलो ग्राफ बना के देखते हैं एक बार। सबसे पहले किसका बना लूं? मोनोपोली का। हेडिंग दीजिए बेटा एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा जरा देखिए। सारे बच्चे देखते रहना। इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी फाइंड आउट किया था ना बेटा? वहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। AR MR और MC, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आएगा? ये तो हमने बनाया ही था। इसको E नाम से डिनोट कर दिया, यहां से क्वांटिटी मिल गया, इसको यहां से यहां मिला दिए, प्राइस मिल गया। यहां पे टच कर गया है तो चलो इसको E1 नाम दे देते हैं। ओके, तो ये तो नॉर्मल केस था जो हम लोगों ने इससे पहले करा था। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन को O नाम दे दिया। तो बेटा एक बताओ, टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड ना। याद हो कि भूल गए? एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? क्वांटिटी सोल्ड ना। चलिए, अब प्राइस हमारा कहां से कहां तक? ओ से लेकर के पी तक है ना, तो प्राइस हो गया ओपी। और क्वांटिटी हमारा क्या हो गया? ओ से ओ क्यू। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ओपी इंटू ओ क्यू बराबर ओपी E1 क्यू हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? ओ पी E1 क्यू, डब्बा हो गया ना? देखो ना गौर से, ओ पी E1 क्यू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो यही होगा ना? पक्का? ये तो निकल गया रेवेन्यू, लेकिन कॉस्ट तो दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है भाई। और बिना कॉस्ट के प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो चलिए बनाते हैं एक छोटू सा कॉस्ट। ये हमने ले लिया बेटा यहां पर एवरेज कॉस्ट। क्या ले लिया हमने? एवरेज कॉस्ट। इक्विलिब्रियम से कहां पे टच हुआ है? यहां पर ना बेटा। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा ये नहीं, तो P0 और इसको E0 लिख सकता हूं मैं। अब अगर रेवेन्यू कॉस्ट की बात करें तो TC बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितना हो गया? OP0 और क्वांटिटी तो सेम रहेगा ना बेटा। एक वो बताओ, तुमने 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन किया, उससे हमें क्या लेना देना? अगर तुम 10 यूनिट बेचे हो तो कॉस्ट भी तो 10 ही यूनिट का ना माइनस करोगे, तभी ना प्रॉफिट लॉस देख पाओगे। भाई टॉपर्स ने ये कितनी किताब बनाई उससे कोई मतलब नहीं है, हमने ये किताब कितने में बेची है और इसको बनाने का खर्चा कितना हुआ है, वही ना इस किताब पे प्रॉफिट दिखेगा। तो जितना क्वांटिटी हमने सोल्ड किया है उतने ही क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ये नहीं निकालना पड़ेगा? तो क्वांटिटी हमेशा देखो ओ क्यू ही रहेगा, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को फाइंड आउट किया था हमने। तो OP0 इंटू ओ क्यू क्या बन गया बेटा? OP0 E0 क्यू।
चल बेटा, प्रॉफिट का क्या मतलब? टीआर माइनस टीआर की वैल्यू कितनी? E1 क्यू, और टीसी की वैल्यू? बेटा गौर से देखना, ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाला बॉक्स दिख गया बेटा? सबको दिख रहा है ये ब्लू वाली बॉक्स? ये हो गया रेवेन्यू। तो ये ब्लू बॉक्स हमारा हो गया रेवेन्यू। इसमें से हमने बोला यहां तक हमारा कॉस्ट है, ये जो है हमारा कॉस्ट है। तो बेटा एक बताओ, 10 टोटल था, 8 हमारा कॉस्ट हो गया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 2 होगा, ये नहीं होगा? तो मतलब ये जो गैप है यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या हो गया बेटा? P0 E0 E1, इसी को कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। कि जो हमारा रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है वही क्या कहलाएगा बेटा? हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट। जल्दी से अब टेप लो। अब आगे मैंने ये कंडीशन लिखने वाला नहीं हूं, सिर्फ ग्राफ बनाते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? यहां पर इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा? लेस देन, याद है ना, लिखवाया था हमने। मोनोपॉली में एआर कर्व की इलास्टिसिटी कितनी? हो गया सबका? आराम आराम से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है खत्म होगा तो मैं 4 बजे से फिर क्लास रख लूंगा। आराम से, मुझे कोई एतराज नहीं है, आराम से करो। अभी खत्म करवा दो, लेकिन 4 बजे से मत रखो। वो तो मैं डिसाइड करूंगा 2 बजे कि 4 बजे क्लास है या नहीं। कितना मैं भोजन कंज्यूम करता हूं उसके बेसिस पर डिसाइड होता है हमारा कि बाद की क्लास है या नहीं। क्योंकि देखो ना, 14 ग्राफ ये हो गए, और 12 अभी और बनाने हैं, इसके बाद 26 ग्राफ अभी टोटल करने हैं, और 2 एक्स्ट्रा 28 ग्राफ अभी मिनिमम करने हैं हमें। 3 चौके 12 4 16, नहीं 16 ग्राफ, 16 तो 18 ग्राफ हो रहे हैं, इसके बाद 18 14 32 ग्राफ टोटल करने होते हैं। बस एक हुआ है अभी, 31 और हैं ओनली। हो गया? अब देखो, जैसे मैंने बोला 31 और हैं तो हो गया सर। चलिए, अब दूसरा हमारा क्या आ जाएगा बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा अब मैंने क्या बोला था? सिर्फ मैं ग्राफ बनाऊंगा, कंडीशन आपको घर से लिख के मुझे दिखाना है कि मैं चेक करूंगा सही किए हो या नहीं किए हो। इतना तो कर सकते हो ना? मैं सारी चीजें लिख दूंगा उसके अंतर्गत, बट उसका जो कंडीशन है वो आपको लिख के लाना है। ओके, यो चलिए जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं।
यहां तक तो बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। आप लोग ग्राफ बना के सामने ऐसे ही खाली जगह रखते जाना। मैं तो यहां भी कर सकता हूं ना जल्दी से बनाने के लिए। कल की क्लास में मैं सारे बच्चे का कॉपी चेक करूंगा, ये ग्राफ का सारा कंडीशन लिखा है या नहीं लिखा है। ग्राफ बना लिया। हो गया। अब नीचे हेडिंग दीजिए लॉन्ग रन। बेटा तूने जो ऐसे ग्राफ बनाया तो कंडीशन कहां पे लिखेगा? हो गया। लॉन्ग रन लिख लिया। लॉन्ग रन में है एबनॉर्मल प्रॉफिट, लिखो हेडिंग तो एबनॉर्मल प्रॉफिट। बना दिया मैंने। बनाओ तुम लोग, हमारा तो बन गया भाई। अभी तो और देखो बाबा जी क्या चाल चलेंगे। मेरा नाम ही है बेटा बाबा जी, क्योंकि हम मोह माया से दूर रहते हैं बेटा। हाँ,
सिर्फ खाने पीने से मतलब रहता है, पीने से नहीं, सॉरी, खाने से मतलब। हो गया। चलिए अब हेडिंग दीजिए बेटा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और हेडिंग में क्या आएगा बेटा, शॉर्ट रन। हेडिंग में क्या आएगा, शॉर्ट रन। इलास्टिसिटी कितना होता है बेटा, लिखो बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। देखा कितना अच्छा ग्राफ बना दिया तुरंत। एआई को तो इंसान ही ना बनाया रे, हैं? ऐसे में तो 1 आवर में कंप्लीट। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। वो नहीं, एक रील्स आता है, अरे रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। राकेश नाम समझ के भोंदू समझाए क्या, बाबा है मैं बाबा। क्या हुआ पांडे जी, तो मुस्कुराहटें ज्यादा चल रही है आज। ओके, हो गया बच्चों, इतना टाइम लगाओगे बताओ, सेकंडों का काम तुम लोग मिनटों में कर रहे हो। पर मजा तो आएगा नहीं। अब कौन सा आएगा दूसरा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। चलो लगता है अब बनाना ही पड़ेगा। लिखो बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। अच्छा,
याद होगा मैंने एक में लिखा था स्टीपर, एक में लिखा था फ्लैटर, बाकी तो कुछ बोला ही नहीं था मैंने। तो हमने इलास्टिसिटी बदल के लग दिया ग्रेटर देन 1, इसका मतलब फ्लैटर मान लिया। ओके यो। तो आज की क्लास के बाद बेटा जो हमने पार्ट 1 दिया हुआ था ना क्वेश्चंस का, जिसमें 2207 क्वेश्चंस हैं, वो 3 दिन का आपके पास समय है, सारे क्वेश्चंस बना लेना, उसके बाद डॉट्स पूछ लेना मुझसे। 3 दिन का समय है। और कल शाम तक या परसों तक मैं वॉल्यूम 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। जैसे 2000 क्वेश्चन इधर दिया ना, तो वैसे ही 1500 2000 क्वेश्चन उधर भी दे दूंगा, ताकि उसको प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा नहीं दूंगा बेटा। हो गया? हो गया? अब यहां पर बात होती है बेटा एबनॉर्मल लॉस, लेकिन उसका ग्राफ बनाने से पहले मैं कुछ कंडीशंस को समझाना चाहता हूं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ग्राफ हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि ये क्या कर दिया सर ने, है कि नहीं। तो पहले कंडीशन समझ लेते हैं, फिर आराम से ग्राफ बनाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्की वाली बात? लॉक कर दिया जाए? चलो अब तुम लोग कहते तो मान लेते हैं, वैसे इच्छा तो हमारी थी नहीं। मैं अभी कोई नाम नहीं दे रहा हूं, जो अभी केस बता रहा हूँ उसका कोई नाम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उसमें सभी चीजों को मैं लपेटे में लूंगा। नॉर्मल लॉस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, शटडाउन पॉइंट के बारे में, तो समझ के फिर उसके बाद हम लोग शटडाउन पॉइंट लिख के काम करेंगे। देखो बेटा, हमने यहां पर 4 अलग अलग केस बनाया। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। 4 अलग अलग केस लेके हम लोग इसके बेसिस पर बात करते हैं। अभी लिखना मत, पहले समझना। हमने सबसे पहले यहां पर लिखा बेटा टीआर, या छोड़ो पहले टीसी लिखते हैं, कॉस्ट तो एक बार कांस्टेंट ले लेंगे तो मजा आ जाएगा ना। हमने यहां पर क्या ले लिया? टीसी। क्या ले लिया? टोटल कॉस्ट। चाहे केस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, सब में एक ही वैल्यू मान लेते हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी होगी। तो ये जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है, ये हमने ले लिया बेटा 10,000। कितना ले लिया? 10,000। अब ये जो 10,000 है, इसमें दोनों ही चीजें होंगी, वेरिएबल कॉस्ट भी होगा और फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा। तो इस 10,000 को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। क्या क्या बेटा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हो सकता है ये नहीं हो सकता भाई, टोटल कॉस्ट तो उसी से बना होगा। तो ये जो कॉस्ट निकला ना, यहां तक तो हमें कोई टेंशन नहीं है, जितनी है उससे हमें क्या लेना देना, उसी के बेसिस पे बात करेंगे। हमने क्या करा, वेरिएबल कॉस्ट ले लिया 6,000 और फिक्स्ड कॉस्ट कितना ले लिया? हर केस में हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट ले लिया, क्योंकि कॉस्ट तो हर जगह सेम ही माना है ना बेटा।
तो हमने यही चीजें मान लिया। ओके, तो मतलब कॉस्ट की कहानी हमारे लिए खत्म। अब आती है बात रेवेन्यू की। किसकी बात आएगी? टोटल रेवेन्यू। जो हमारा पहला केस है ना, इसमें हमारा रेवेन्यू है 13,000। सेकेंड जो केस है, इसमें रेवेन्यू हमने मान लिया 10,000। जो केस थर्ड है, इसमें हमने रेवेन्यू मान लिया 8,000। और जो हमारा फोर्थ केस है, इसमें हमने रेवेन्यू मान लिया बेटा 6,000। ओके, तो ये भी कंडीशन हमारा रेवेन्यू का फुलफिल। तो सर कॉस्ट भी आ गया, रेवेन्यू भी आ गया, तो निकलेगा क्या बेटा इसके बेसिस पर? प्रॉफिट और लॉस। जो कह दे, प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। तो बेटा 13,000 तेरे पास आया और खर्चा कितना हुआ? तो 3,000 रुपए तुम्हारे लिए फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो टीआर ग्रेटर देन टीसी हुआ या नहीं हुआ? क्या नाम देंगे इसको बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। ऊपर कंडीशन यही बताया था, देखा था ना, रेवेन्यू ऊपर था और कॉस्ट क्या था? नीचे। तो रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम। सेकंड केस में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों क्या हो गया? जीरो। अब सर जीरो हो गया, तो फिर इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नाम देते हैं? भाई बोल देना चाहिए था नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो या तो मैं पागल हो गया या आपको समझा नहीं पा रहा हूं। चलो जरा बात करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग बेटा कॉस्टवा की। कॉस्ट निकालने के लिए प्रोडक्शन में किन किन चीजों के फैक्टर्स को देखा जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योर क्या बैठ के खेती कर रहा होगा? मैनेज कर रहा है। तो आप देखिए बेटा, मान लो कि जैसे वो फेरी वाले वगैरह को देखे हो, फेरी वाला समझते हो, जो घूम घूम के नहीं वो कपड़ा उपड़ा बेचता है साइकिल वाइकिल पे लेके, उसको कहते हैं फेरी वाला। फेरी मतलब होता है चलयमान, मोबिलिटी, जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूम के बेचता रहे। तो वो जो फेरी वाला कपड़ा बेचने के लिए आता है, तो जब वो कभी किसी को सामान बेचने के लिए जाएगा, जैसे मान लो कि एक चादर निकाला, दिखाया, तो सामने वाले ने दाम पूछा कितने का? जी 2,000 रुपए का। सामने वाला बोलता है रे बुर्बक समझ रखा है रे, 2,000 है इसका। जीरो का मतलब है कि नहीं रे? 200 रुपया। कितना आ गया? 200। मान के चलता हूं कि फेरी वाले ने उस चादर को खरीदा होगा 300 या 400 में। मैं मान के चलता हूं 400 का खरीदा होगा, ठीक है। और उसने बोला कितना? क्योंकि उसको पता है कि बेटा ये इंडिया है कि नहीं? विदाउट डिस्काउंट यहां पर किसी का दिल भरता नहीं। तो फिर जो है चादर बोलता है अरे मैडम जी काहे लग गुस्सा हो गए आप मेरी पूरी बात सुन नहीं रहे। हमने आपको बोला है 50% ऑफ है इस पर। तो 2,000 से डायरेक्ट कहां आ गया? मम्मी जी अभी भी टिकी हुई 200 रुपया मात्र। नहीं टिकेगा इतना भी है, 2.5 किलो का हाथ थोड़ी नहीं बेटा। अब तो वेट भी कम कर रहा हूं, देख रहे हैं ना, फिट एंड फाइन होता जा रहा हूं। अरे रुक तो सही 3 महीने और फिर देखना। चलो, तो आगे कितने? 1,000 पे, जबकि उसने खरीदा कितने का था?
400। उस 400 रुपया में उसने जो खरीदा उरोदा होगा उसका भी खर्चा जोड़ा होगा और सोच के रखा होगा कि भैया इस पर तो 50 रुपया हमको प्रॉफिट लेना ही लेना है, तो इसका मतलब कम से कम 400 का बेचना है हमको। उसने जो 50 रुपए जोड़ा है वो तो खर्चा नहीं था ना, वो तो अपनी मेहनत के बदले जोड़ रहा है ना। तो ये जो मेहनत के बदले होता है ना, यही एंटरप्रेन्योर को दिखाता है। तो अगर अब वो 400 में चादर को बेच दिया, खर्चा उसका कितना हुआ था? 50 रुपए कहां उसके, लेकिन वो क्या सोचेगा, कितना पका हुआ औरत थी, आज कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं। लेकिन अगर वही चादर वो 500 में बेच दिया होगा तो 50 तो प्रॉफिट था ही हमारा, ये 100 तो बोनस है, बोनस। ये जो बोनस 100 है यही हमारा क्या होगा बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हमने क्या 400 अपनी कॉस्ट दिखाई ना। आप कभी दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हो, डिस्काउंट बोलते हो तो क्या बोलता है, देखिए ये तो हमारा खरीद है, बोलता है ना बेटा। वो खरीद जो बोलता है ना उसमें भी उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ऐड होता है कि भैया हमको तो 10% या 15% अपना प्रॉफिट जोड़ के रखना है। तो जो वो अपना प्रॉफिट एक जोड़ के रखता है वो कॉस्ट में एड अप करता है या नहीं करता है, इसलिए उसको बोला जाता है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि कॉस्ट से तो कुछ ना कुछ ज्यादा लिया ना भाई, कि हम एक्सेस नहीं लिए, लेकिन एक नॉमिनल चार्ज जो हमने डिसाइड किया हुआ था उतना तो मैं लेके रहूंगा। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट। ओके। अब तीसरे केस में देखिए, खर्चा कितना और इनकम कितना, तो 2000 रुपए का लॉस हुआ या नहीं हुआ बेटा, 2000 रुपए का लॉस हो गया। और केस 4 में देखिए 10,000 का खर्चा आया कितना, 4000 का लॉस हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अब ये दोनों सर लॉस है, तो दोनों में अंतर क्या है फिर, लॉस को हो या एबनॉर्मल लॉस को, अंतर फिर क्या है, कुछ तो अंतर होगा ना। तो अब उसी के लिए ये जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट लिखे थे ना, वो इसी को समझाने के लिए लिखे थे। जरा गौर से देखना बेटा, वेरिएबल कॉस्ट कितना है और रेवेन्यू कितना है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पूरा का पूरा निकल रहा है हमारा, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से भी 2000 निकाल रहा हूं या नहीं निकाल रहा हूं। क्योंकि अगर मान लो ये हमने 4000 मान लेते हैं, ये हमारा 4000 का रेंट है, 4000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है कि हम प्रोडक्शन करें या ना करें, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, इस रूम का चार्ज हमको कितना देना पड़ रहा है, 4000 रुपया। तो 4000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें। अब कुछ बच्चे आगे पढ़ने के लिए, अब बच्चे आगे तो टीचर होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होगा, इंटरनेट वगैरह का खर्चा होगा। हमने देखा वो खर्चा 6000 रुपया है, तो 6000 हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन तुम लोगों से फीस कितनी आ गई, 8000 रुपया। हमारे लिए एक तरीके से फायदा है ये नहीं, क्योंकि बंद कर दूंगा तो कितने का नुकसान, और खोल के रखा हूं तो कितने का नुकसान, तो 2000 का फायदा नहीं एक तरीके से नजर आ रहा है। तो जब तक हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, लॉस। क्योंकि यहां पर जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारा रेवेन्यू है ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं है। लेकिन जब केस 4 की तरफ आप आओगे तो केस 4 में वेरिएबल कॉस्ट कितना, रेवेन्यू कितना, हम दुकान बंद कर दे तब भी नुकसान 4000, दुकान खोल के रखें तब भी नुकसान। अगर यहां पर रेवेन्यू 5999 हो जाए तो नुकसान कितना, 4001 रुपए ना। तो मतलब फिक्स कॉस्ट तो नुकसान है ही है, ऊपर से एडिशनल 1 रुपए का नुकसान है। क्या यहां पर दुकान करना शुरू करेंगे हम, बोलेंगे भैया अब बहुत हुआ, अब वो स्टेज आ गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर पर कर रहे हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर्ड, ओनली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर्ड।
तो जब वेरिएबल कॉस्ट रिकवर्ड कर पा रहे हैं तो क्या अब हमें प्रोडक्शन करना चाहिए? अब इस जगह पे हम जाके बंद करने का निर्णय लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं शट डाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? शट डाउन पॉइंट या एबनॉर्मल लॉस। ओके, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान अब हम नहीं झेल सकते। ओके, तो जहां पर हम अब इससे ज्यादा नुकसान नहीं झेल पाएंगे वही हमारा किसके नाम से जानेगा बेटा? शट डाउन पॉइंट। तो 4 केस मैंने आपको यहां पर बताया है। केस 1 में क्या हो गया? एबनॉर्मल प्रॉफिट। केस 2 में क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। केस 3 में क्या हो गया हमारा बेटा? लॉस। और केस 4 हमारा क्या हो गया बेटा? शट डाउन पॉइंट। ओके, हो गया? बोलिए बच्चों, नोट कर लिया सबने? 24 अप्रैल को तुम्हारा इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट है। 24 अप्रैल को 16, 19, 22, 24। हाँ, 16 को अकाउंट्स, 19 को लॉ, 22 को मैथ्स और 24 को इकोनॉमिक्स। नहीं बेटा, हर सब्जेक्ट के दो दो होंगे मॉक टेस्ट। मैं ग्रुप में अभी शेड्यूल भेज देता हूं तुम लोगों को मॉक टेस्ट का। ग्रुप में मैंने बेटा भेज दिया। हो गया बेटा? चलिए अब जरा एबनॉर्मल का ग्राफ बना लें। तो अब समझ गए ना एबनॉर्मल में क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे को टेंजेंट करेगा या नहीं? क्योंकि दोनों क्या है हमारा? सेम है या नहीं? इक्वल है या नहीं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना? 6000। टोटल रेवेन्यू कितना? तो वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू का बराबर होना अनिवार्य है। वही पॉइंट हमारा किस नाम से जाएगा बेटा? शट डाउन पॉइंट। क्योंकि उसके आगे तो हमें बिजनेस अब करना ही नहीं, घर से थोड़ी ना पैसा लगा के काम करेंगे हम। तो चलिए जरा बना लेते हैं एबनॉर्मल लॉस।
बेटा इकोनॉमिक्स के सिलेबस में तो किसी तरीके को कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो, जिसका सिलेबस लग रहा हो कि पीछे है अभी? और बाकी सब ठीक है? ठीक है, आज सर से बात कर लूंगा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से वो सारा टाइम पे पूरा हो। ठीक है ना? क्योंकि मैंने जो टाइम दिया है उससे एक आध दिन ऊपर या नीचे यही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो रुक तो सही, अभी तो स्पीड और तक तो देख तो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया बेटा यहां पर। तो चलिए छोटू सा ग्राफ भी बना लिया जाए। यहां तक तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है ना बेटा? ये तो बनाते ही आ रहे थे। चलिए, चूंकि लॉस शब्द है तो कॉस्ट भी होगा, इसमें भी कोई ऐतराज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि अब क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। P1 E2 लिख सकता हूं, ये जो पोर्शन होगा यही क्या होगा बेटा? तो देखिए टी आर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो ओपी इंटू ओ क्यू क्या बन गया बेटा? ओपी ई वन। टोटल कॉस्ट की बात करें, ओपी वन इंटू ओ क्यू, ओ पी वन ई टू क्यू, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओपी इंटू ओ क्यू क्या हो गया बेटा? ओपी ई वन क्यू। देखो दोनों सेम है या नहीं है बेटा? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो गया? टी आर माइनस पी, सॉरी, ओ पी ई वन क्यू माइनस ओ पी वन ई टू क्यू इज इक्वल टू माइनस पी वन ई टू ई वन, और प्रॉफिट का माइनस होना ही तो लॉस कहलाता है, एंड टी आर इक्वल टू टीबीसी। तो यही क्या कहलाएगा बेटा हमारा? शट डाउन पॉइंट या एबनॉर्मल लॉस। हो गया? बोलिए, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। अब लास्ट है हमारा बेटा परफेक्ट कंपटीशन। क्या हुआ? लॉन्ग रन में तो लिखो ना, हे ले इतना काहे उदास हो रहा है? लो, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट लिखो, हेडिंग तो लॉन्ग रन और नॉर्मल प्रॉफिट, और ये वाला ग्राफ।
हो गया बच्चों? पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा। चलिए जरा लिखिए बेटा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, फिर से वही सब बातें बेटा। इस चार ग्राफ को बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? ये तो जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम वाला बताया था वही है ना? अब हर जगह पे क्या आएगा, कॉस्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ये क्या होगा बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या होगा? लॉस। और ये क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो जानबूझ के एक साथ चारों बना दिया ताकि आराम से समझ जाओ। लॉन्ग रन में ये वाला सिर्फ ग्राफ बना दे तो काम नहीं चल जाएगा।
हो गया, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। मार्केट यहां तक कंप्लीट हो जाता है, बट डिमांड एंड सप्लाई का एक टॉपिक था जो मार्केट से कोरिलेट था, उसकी बात कर लेते हैं, और वो है बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। तो लिखिएगा बेटा, बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, उसी में लिखना है ना आगे, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई का मतलब क्या, तो देखो बेटा, एक छोटा सा ग्राफ बना के इसको देखते हैं हम लोग यहां पर। क्या हो बेटा, ये लो, और नीचे सप्लाई डिमांड, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा, तो इससे पता चल जाता है हमारा बेटा कि क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और क्या इक्विलिब्रियम प्राइस है, कि इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, यही हमारा किसको शो करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम को। यही किसको शो करेगा, इक्विलिब्रियम। जैसे देखो ना, मैं एक छोटा सा शेड्यूल लेते, इधर लिख लिया हमने प्राइस, इधर हमने लिया डिमांड, और इधर ले लिया हमने सप्लाई। जब प्राइस 10 था, डिमांड 30, सप्लाई 10, प्राइस 20 हुआ, डिमांड घट के 20, सप्लाई बढ़ के 20, प्राइस 30 हुआ, डिमांड 10, सप्लाई 30। अब इस केस में क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, कि ये जो केस है, इस वाले केस में डिमांड और सप्लाई बराबर है या नहीं है, तो इक्विलिब्रियम यही होगा या नहीं होगा। तो 20 प्राइस के ऊपर जो 20 क्वांटिटी है, इस पर क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन कभी कभी इसमें बदलाव होता है, तो लिखेगा चेंज इन द इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म। सबने ये लिख लिया, चेंज इन द इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म। अब ये जो चेंज है, नहीं लिखा था क्या, हो गया, ये चेंज हमारा तीन तरीके से होगा। ये जो बदलाव की बात कर रहे हैं, ये कितने तरीके से, तीन तरीके से। कहता है क्या क्या, तो पहला होता है बेटा हमारा ड्यू टू चेंज इन डिमांड। हो सकता है डिमांड में बदलाव हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल जाए। दूसरा होता है बेटा हमारा ड्यू टू चेंज इन सप्लाई। और तीसरा कारण होता है बेटा ड्यू टू चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तो यही टोटल इन तीनों केस से 16 ग्राफ बनते हैं हमारे पास। अब वो कौन कौन सा, तो देखिए बेटा, अगर हमने बोला कि डिमांड में बदलाव हो रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड,
और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। इसी तरीके से अगर सप्लाई में बद होगा तो इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। तो टोटल 4 केस हो गया बेटा। अगर चेंज इन बोथ की बात कर रहे हैं तो चेंज इन बोथ में जो पहला कंडीशन है हमारा, जो पहली बातें आ रही है वो होता है इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। यार इतना लंबा लंबा लिखने से क्या फायदा, ऐसे लिख देता हूं ना यार, ऐसे में समझ में आ जाएगा ना। ठीक रहेगा। दूसरा केस ये भी तो हो सकता है ना, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ओके बेटा, ये भी तो कंडीशन हो सकता है ना, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। और ये भी कंडीशन हो सकता है या नहीं, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो 4 तरीके की बात होगी या नहीं होगी। लेकिन इन चारों में भी अलग अलग बात हो सकती है। सबसे पहला, इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। भाई जितना सप्लाई बढ़ रहा है उससे ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, या फिर इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू दोनों में बराबर का बदलाव, या इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। इसी तरीके से सेकंड केस, इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। भाई जो डिमांड 10 यूनिट से बढ़े और सप्लाई 5 यूनिट से घट जाए, ये भी तो हो सकता है ना। इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, डिमांड 10 बढ़े और सप्लाई 10 घट जाए, ये भी हो सकता है। और इंक्रीज इन डिमांड लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। फिर इसी तरीके से ये जो थर्ड केस है, इसमें भी 3 बातें, डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, और तीसरा डिक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। उसी तरीके से चौथा केस, डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, सॉरी डिक्रीज है ना, और डिक्रीज इन डिमांड लेस देन। बस ये 16 ग्राफ बना लो, काम खत्म। तो मैं 3 ग्राफ यहां पे बना देता हूं, उसका क्या कैसे कंडीशन लिखना है वो लिख देता हूं, बाकी तेरा आप घर से कर लेना। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो।
तो चलिए कौन कौन सा बना दूं, आप ही बता दो। इंक्रीज इन डिमांड वाला बना देता हूं एक, डिक्रीज इन सप्लाई वाला बना देता हूं एक, और एक बताओ कोई और। ये बना देता हूं तीसरा, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक साथ आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा सब एक एक, वाह 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 वाह, क्या बात है छोरे। चलिए 3 केस बनाया, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई। कौन कौन सा केस बना रहा हूं बेटा? इंक्रीज इन, दूसरा केस डिक्रीज इन सप्लाई, और तीसरा केस डिक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये वाला बताया ना, ये था कि कुछ और था रे? डिमांड में इंक्रीज है, सप्लाई में डिक्रीज है। चलो अब ये लिख दिया तो यही बना देते हैं, क्या दिक्कत है, तीनों तो एक एक बनाना ही है ना। तो चलिए जरा छोटू छोटू सा ग्राफ बना लेते बेटा। बेटा इंक्रीज वाले को मैं हमेशा ब्लू से डिनोट करूंगा और डिक्रीज वाले को रेड से डिनोट करूंगा। ठीक है, इंक्रीज वाले को ब्लू से और डिक्रीज वाले को रेड से, और जो एक्चुअल ग्राफ होगा उसको हम लोग ब्लैक से बना लेते हैं, तो समझने में थोड़ा सही रहेगा। यक्स यक्स यक्स, तो सब में पहले तो डिमांड एंड सप्लाई बना लें। ये तो हर केस में होगा ही ना। चलिए अब देखो बेटा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो नॉर्मल केस था हमारा। चलिए डिमांड क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज, इंक्रीज होगा तो किधर शिफ्ट करेगा? याद करो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और शिफ्ट वाला बताया था, याद है ना? तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट बना ले, कोई दिक्कत। D1 D1। अब डिमांड एंड सप्लाई कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा? इस जगह पे ना, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? P से P1, Q से Q1, E से, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू increase in price as well as increase in quantity। प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। अगर सप्लाई डिक्रीज किया तो डिक्रीज वाले को रेड से ना बेटा,
लिख सकते हैं ऐसे S0 S0। अब यहां पर इंटरसेक्ट किया तो ये हमारा क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम से निकाल लिया हमने। P से क्या हो गया और Q से क्या हो गया बेटा, तो प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी, तो लिखेंगे डिक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी। और E से शिफ्ट होके कहां पर आ गया बेटा, E0 पर। ओके, तीसरा देखो, डिमांड डिक्रीज किया है ना बेटा, तो डिमांड डिक्रीज किया है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले सकते हैं इतना। और सप्लाई क्या हुआ है, इंक्रीज, और सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है ना, तो ज्यादा अगर इंक्रीज हुआ है तो राइटवर्ड शिफ्ट S1 S1। और ये क्या हो गया बेटा, D0 D0। अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है बेटा, ये वाला बनेगा ये नहीं बनेगा, प्राइस घट गया, क्वांटिटी बढ़ गया, और E से कहां शिफ्ट हो गया बेटा, E1 के ऊपर ना, तो प्राइस डिक्रीजेज क्वांटिटी इंक्रीजेज। तो क्या लिखेंगे बेटा, डिक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी। लिख सकते या नहीं लिख सकते बेटा, लेकिन एक चीज देख लो, प्राइस का गैप ज्यादा है और डिमांड का क्या है बेटा, तो डिक्रीज इन प्राइस ग्रेटर देन इंक्रीज इन क्वांटिटी। ओके, तो इसी तरीके से सारा कंडीशन लिख के भेज सकते हो मुझे। तो 16 था, 3 महीने बना दिया, 13 आप लोगों के लिए है। तो ये 13 के 13 ग्राफ मुझे इन एनी हाउ शाम तक चाहिए। हाँ, 7 बजे भेजो, 9 बजे भेजो, 10 बजे भेजो, 12 बजे भेजो, आपकी मर्जी है। तो ये हुआ हमारा मार्केट समाप्त, और इसी के साथ वॉल्यूम 1 हुआ हमारा संपन्न। ठीक है, तो आखिरकार आप लोग 45 से 50 नंबर का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल से आराम से मैक्रो करें। शाम में रखूं क्लास 4 बजे, बोल दो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो एक काम करता हूं ना, शाम में क्लास रखते हैं आराम से, और कोशिश करते हैं कि नेशनल इनकम का जो है मेन पोर्शन आज निपटा दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद शाम में 4 बजे। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद।